नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि आज कांग्रेस के खेड़ा की बखेड़ा पर जवाब सवाल था। खेड़ा जैसा पढ़ा लिखा समझदार आदमी ने बखेड़ा क्यों खड़ा किया, यह बात समझ से परे है, क्योंकि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि खेड़ा साहब को माननीय प्रधानमंत्री जी के पिताजी का नाम पता नहीं होगा। लेकिन खेड़ा जब से कांग्रेसी हुए हैं तब से बखेड़ा उनके जीन में सुमा गया है, ऐसा लग रहा है। पता नहीं ये कांग्रेस के लोगों को खुद की दुर्गति और बेइज्जती कराने की इतनी शौक क्यों होती है। मैं विनम्रता से समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से क्षमा मांगते हुए यह पूछना चाहता हूं कि कभी सदन में, लोकसभा में कांग्रेस का नेता राष्ट्रपत्नी कह देता है, उसको इतनी अक्ल नहीं है ढेले भर के कि भाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस जो संवैधानिक सीट है उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, वो यूनिवर्स होता है, उसके एक ही उच्चारण होता है। यह बात क्यों ना वो समझ पाते, मैं नहीं समझता। लेकिन मैं आज इन सब विषयों पर बात नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी ने देश के राजधानी में अपना मेयर चुन लिया, यह असंभावित था, बड़ी उसके पक्ष में जा रहा था। यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। आज महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने यह सोचा है कि भाई हमारा देश भारत महान कब बनेगा, वाकई महान। हम अपने आप से कहते रहे कि भारत महान। क्या हमारा देश भारत महान है और कोई महानतम कार्य हम कर रहे हैं? आज इसी विषय पर चर्चा कुछ देर तक करूंगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपको यह पसंद आए तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से जानकारी का स्रोत बढ़ता है और अगर कोई समस्या है वो अपने समाधान को तुरंत पाता है। क्योंकि हमारे इस चैनल पर विषयों की बहुत गंभीरता से जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई विषय का प्रचार प्रसार या प्रसारण किया जाता है। एवं ही उठ करके 10 बजे कुछ बोलने की परंपरा नहीं है। इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जिस पर विश्लेषण या तो समाचार चैनल वाले दिखाते नहीं है या उनको दिखाने नहीं दिया जाता है। मित्रों, विषय आज बड़ा गंभीर है। आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले वो एक रुद्राक्ष बाबा के यहाँ इतनी लंबी लाइन, इतनी भीड़ हो गई कि भीड़ से कुचल करके कुछ लोगों की जान पर बनाई। आपने सुना होगा कि वो एक बाबा जो नए अभी उभरे हुए हैं, उनके यहाँ हजारों लाखों लोगों की भीड़ हो गई। आपने सुना होगा कि फलाने वाले, ये मतलब ये सब चीजें आप सुनते आए होंगे। मैं आज इस चीज के जड़ पर प्रहार करने का प्रयास करूंगा। विषय बड़ी लंबी है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में मुफ्त के लेने के लिए कितने लोग सबसे पहले लाइन लगाते हैं। बुलेट में आते हैं मुफ्त की राशन लेने के लिए, मर्सिडीज में आते हैं फ्री का सामान लेने के लिए, 2 करोड़ की गाड़ी में आते हैं 1.5 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। यह परंपरा हमारे देश में है। इस पर आज तक कभी कोई चर्चा किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं किया, ना ही कोई समाचार चैनल पर इस विषय पर आता है कि भाई हमारे देश में 140-50 करोड़ की आबादी अब करीब होने वाली है। पैन कार्ड कितने लोगों के पास है, गाड़ियां कितने लोगों के पास है? क्योंकि अब आपके पास कोई सस्ती मॉडल की भी अगर 4 पहिए वाली गाड़ी होगी तो 10 लाख से नीचे की नहीं है। अगर आपके पास 2 पहिए की गाड़ी होगी तो 1.5 लाख से नीचे की नहीं है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको 16,000 रुपया से नीचे का मिनिमम वेजेस नहीं है, और इसके बावजूद भी आपके पास पैन कार्ड नहीं है। कितने लोगों के पास पैन कार्ड है जो लोग टैक्स देते हैं, और जो टैक्स देते हैं वो कितना देते हैं? इन सब विषयों पर आज तक चर्चा होता ही नहीं है। चर्चा होता है समाचार चैनलों पर कि फलानी सरकार ने मुफ्त में राशन देने का काम शुरू किया है, फलानी सरकार ने मुफ्त में लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर
सब कुछ मुफ्त में देने, और हम सब लोग आंख मूंद करके उस मुफ्त के पीछे भाग जाते हैं। फिर चाहे हम काला चोर को ही सरकार क्यों न बनाने को दे दें, काला चोर के पीछे ही क्यों न खड़े, हम यह सोचते ही नहीं है कि भाई ये जो मुफ्त की आती है वो कितनी महंगी पड़ती है और हमको कितना कॉस्ट करती है, हमारे को कितना अफेक्ट करती है। लेकिन मित्रों, जिस देश में एक चमत्कारी रुद्राक्ष पाने के लिए सैकड़ों हजारों लोग लाइन में मरने तक को तैयार हो जाते हैं, उस देश में क्या किसी विषय पर चर्चा हो सकता है और लोग इसको सुनना पसंद करेंगे? यह मुद्दा बड़ा गंभीर है। इसी को मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, आपका राय जानना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। मित्रों, जो ये रुद्राक्ष बाबा के यहाँ चमत्कारी रुद्राक्ष पाने वाले लोगों की लंबी लाइन थी, वो किन लोगों की थी? मतलब वो लोग थे जिनको मेहनत पर भरोसा नहीं है, वो लोग थे जिनको पढ़ाई पर भरोसा नहीं है, वो लोग थे जिनको खुद के पौरुष पर भरोसा नहीं है, वो लोग थे जिनको स्वयं पर भरोसा नहीं है कि वो भी कुछ कर जाने की क्षमता रखते हैं, मादा रखते हैं, कुछ कर सकते हैं। उन्हें था कि भाई मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, चमत्कारी रुद्राक्ष मिल जाएगा तो मैं पास कर जाऊंगा। मुझे कमाई नहीं करनी है, चमत्कारी रुद्राक्ष मिल जाएगा तो मेरे घर में आटा आने लगेगा। मुझे मेहनत नहीं करना है, चमत्कारी रुद्राक्ष आएगा तो मेरे घर के सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब वो लोग इस बात को मान बैठे हैं कि मेरे मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा ये इस चमत्कारी रुद्राक्ष होगा। तो क्या आप उन लोगों को लोग के श्रेणी में रखेंगे? मैं तो नहीं रखूंगा। किसी को बुरा लगे वो मेरे पर केस कर सकता है, मेरे को जुतियां मार सकता है, मेरे साथ साक्षात्कार कर सकता है। मैं तो उस लाइन में नहीं गया था और नहीं मैं जाऊंगा। मैं रुद्राक्ष का बड़ा सम्मान करता हूं। मेरे पास रुद्राक्ष है, अभी नहीं धारण किया हुआ हूं, क्योंकि वो जगत गुरु शंकराचार्य जी के गले का उतारा हुआ रुद्राक्ष है, जो मेरे को उन्होंने पता न किस जन्म का पुण्य था कि जगत गुरु शंकराचार्य बद्रिकानाथ धाम के महाराज ने, सारे लोग लाइन में लग के कुछ न कुछ आशीर्वाद मांग रहे थे। मैं गया तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने गले का रुद्राक्ष निकाल करके दे दिया। अब वो इतना पवित्र है कि मुझे जैसा आदमी अपना खुद को, उनके सामने तो मैं अपवित्र आदमी हूँ, अशुद्ध आदमी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती कोई रुद्राक्ष को पहनूं। वो पूजा घर पे रखा है, कभी कभी पूजा वगैरह में उसको पहन के बैठते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है तो शिवरात्रि के जल चढ़ाने जाता हूँ भगवान भोलेनाथ को, तो पहनता, मतलब लिमिटेड समय पर पहनता हूँ, क्योंकि उसको गले में धारण करने के बाद मनसा कर्मणा भाषणा, कोई पाप अशुद्धि या कोई गलत काम ना हो जाए, इस बात का भय मुझे सताता रहता है, इसीलिए मैं उसको नहीं पहनता। मतलब ये समझ ले कि रुद्राक्ष का सम्मान मेरे मन में कितना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस चमत्कारी रुद्राक्ष के पीछे नहीं भागा और भीड़ में कुचल करके मरा नहीं, क्योंकि मैं भगवान पर भरोसा करता हूं और अपने मेहनत पर भी। मैं एक मजदूर आदमी हूं, मेहनत करता हूं, सुबह कमाता हूं तो शाम को खाता हूं। मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूं, ना ही मेरे पीछे अरबों की संपत्ति है, ना ही खरबों का बैंक बैलेंस है, और ना ही मेरे पास लाखों एकड़ जमीन है कि मैं कुछ ना करूं। मैं मेहनत आदमी हूं, लेकिन पर भी मैं चमत्कारी रुद्राक्ष को भरोसा नहीं करता। मैं अपने मेहनत पर भरोसा करता हूं और उसी को आधार मानता हूं। मैं उस चमत्कारी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ता कि अगर उनका पांव छू लूंगा, उनके हाथ का भभूत दे लूंगा तो मेरी सारी कष्ट दूर हो जाएगी। मैं बाबा का सम्मान करता हूं, सत्य सनातन धर्म में आस्था है मेरा, और हर उस आदमी जो सनातन धर्म का अलग जगा रहा है मेरे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि सम्मान एक अलग जगह है, लेकिन उनके भभूत के सहारे मैं अपना जीवन उनके भभूत के ऊपर छोड़ दूं, यह गलत बात है। यह कायरों का काम है जो मेहनत पर भरोसा नहीं करते। उसका वजह क्या हो रहा है, आप देश में देखेंगे कि नेता अपने चुनावी भाषणों में आपको काबिल बनाने पर ध्यान नहीं दे रहा। कोई नेता यह नहीं अपने रैली में कहता कि मुझे बड़ा अफसोस है कि ये जो 15 से 25 साल के बच्चों की भीड़ में देख रहा हूं, यह रैली में क्यों आए हैं। घंटों पहले खड़ा होंगे और घंटों बाद में मेहनत से जाएंगे। इस टाइम तो इनको अपने होमवर्क करने का समय है, अपने कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी का समय है, अपने स्कूल के सिलेबस तैयार करने का। यहाँ आकर के मेरा भाषण सुन करके क्या हासिल करेंगे, क्योंकि मैं कोई मैथ का सोल्यूशन बताने के लिए तो मंच पर चढ़ा नहीं,
कोई मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का सूत्र बताने के लिए चढ़ा नहीं हूं, ना ही मैं कोई इतिहास की बात बताने के लिए चढ़ा हूं। मैं तो भाषण से राशन नहीं मिलेगी इसी तथ्य से लोगों के माइंड से खेलने के लिए आया हूं, और मुझे वोट दीजिए, मैं क्या करूंगा ये बताने आया हूं। इससे इस नवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को क्या मिलने वाला है? हमने तो कभी किसी नेता को ये बोलते नहीं सुना। आप लोग, जो लोग मेरे को लगातार देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए हुए हैं, वो देखते होंगे कि मैंने कोरोना काल में जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो मैंने फेसबुक लाइव में कहा था, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आज भी आप देख सकते हैं कि भाई मुझे बड़ा अफसोस है कि डॉक्टर कहते हैं कि दूरी बनाकर रखिए, हाथ धोते रहिए और जरूरत से ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए। लेकिन नेता विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष के सभी लोग चुनाव में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, नेताजी का भाषण सुनिए। उन लोगों को अपने नेतागिरी का भाषण से मतलब है, दुनिया को कोरोना बढ़े मरे जाए उससे उनको क्या मतलब है? तो यह इसलिए संभव है क्योंकि नेताजी को पता है कि आप आएंगे, आपके माइंड गेम, आपके माइंड से वो खेलेंगे और आप खुद बेवकूफ आदमी, आपको इस बात की समझ नहीं है। आप यह पूछ ही नहीं पाएंगे कि नेताजी, आपका सुबह ही मैंने भाषण सुना था, आपने कहा था कि रोज हाथ धोइए, समय समय पर हाथ धोइए, मास्क पहनिए, उचित दूरी बनाइए और बहुत जोर ना तो बाहर मत जाइए। मैंने लॉकडाउन लगाया हुआ है और अब मैं ही कह रहा हूँ कि मेरा भाषण सुनिए। दो बातें क्यों? इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि आपको अपने विवेक पर कोई नियंत्रण नहीं है, आपको खुद के विवेक से कोई मतलब नहीं है। चमत्कार के चक्कर में पड़ते हैं, चाहे वो नेता दे या बाबा दे, वो हर धर्मों पर। भाई अब लगा लीजिए कि मैं कोई सत्य सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भभूत वाले, ताबीज वाले, पानी फेंकने वाले, वो सभी धर्मों के चमत्कार के पीछे लोगों के भागने की परंपरा का मैं विरोध कर रहा हूं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप रुद्राक्ष का सम्मान कीजिए, ताबीज का सम्मान कीजिए, भभूत का सम्मान कीजिए, और पवित्र पानी का सम्मान कीजिए, बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मेहनत पर विश्वास करिए और मेहनत का सम्मान सबसे करिए, क्योंकि सब कुछ संभव तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। खुद के मेहनत से पाया हुआ धन में जो संतोष है, खुद के मेहनत से प्राप्त की हुई संपदा में जो संतोष है, वो मुफ्त में नहीं है, क्योंकि चमत्कार से कुछ नहीं होता, यह मुझे मालूम है। आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। आजकल द्विवेदी जी बिटिया की शादी के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है, तो कई बार समय नहीं मिल पा रहा है। अभी भी मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ से लौटता हूँ, मथुरा वृंदावन में अपने मित्र के घर रुका हूँ, सवेरे पहुंचूंगा। इस वजह से फेसबुक लाइव लगातार नहीं हो रहा है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, जब तक बिटिया की शादी हो नहीं जाती, तय नहीं हो जाती, तब तक यह चलता रहेगा। कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, लेकिन आप अपना आशीर्वाद बनाए रहेगा, आगे प्रेरणा दे दीजिए। और आप सभी लोगों से यह प्रार्थना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कैसे यह भारत महान बनेगा जो एक चमत्कारी रुद्राक्ष के पीछे लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है। कैसे यह भारत महान बनेगा जो मुफ्त के राशन के पीछे लंबी लाइन लगा करके खड़ा रह जाता है। कैसे यह भारत महान बनेगा जो मुफ्त में 200 यूनिट बिजली के चक्कर में एक चोर को वोट दे करके सरकार बना देता है। कैसे यह भारत महान बनेगा जो आदमी यह नहीं पूछ पाता कि नेताजी 4-5 साल पहले तो आपके पास एक टूटी साइकिल हुआ करती थी, चंदा लेकर के घुमा करते थे, अब आप मर्सिडीज में, फॉर्च्यूनर में आए और आपका बेटा मर्सिडीज में घूम रहा है। इतनी चमत्कार कहाँ सीखे आपने नेताजी? यह बात कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो आपको मुफ्त की राशन, मुफ्त का भाषण में इतना उलझा दिया है कि आपकी समझने की शक्ति खत्म हो गई। आज मेरा पीड़ा यही बात है कि भाई कैसे इस देश को भारत महान कहें। एक सिनेमा में डाला था कि 100 में 99 बन बार फिर भी मेरा भारत महान। आज मैं यह कहूंगा कि 100 में 100 लोग चमत्कार पर भरोसा करते हैं, अपने मेहनत में नहीं करते हैं, तो मैं कैसे इस देश को महान भारत कह दूं? जो आदमी एक चमत्कारी रुद्राक्ष के पीछे जान दे देता है, जो एक आदमी चमत्कारी जल के पीछे अपना जान देने को तैयार है, जो आदमी चमत्कारी भभूत के पीछे जान देने को तैयार है, एक कब्र में दफन किसी आदमी के, उसके मजार के ऊपर चादर चढ़ाने के लिए परेशानी, हजारों किलोमीटर तक की यात्रा कर जा रहा है, वो उसको अपने पर भरोसा ही नहीं है कि मैं कुछ करूंगा। उसको मालूम है जो ये आदमी नीचे दफन है यही कुछ करेगा। जो आदमी ये जल के खाक हो गया है, इसके नाम की जो भभूत जल है यही कुछ करेगा। ये जो आदमी एक रुद्राक्ष बांट रहा है भोलेनाथ की प्रसाद के रूप में, ये रुद्राक्ष ही करेगा, मेरा मेहनत कुछ नहीं करेगा। इन्हीं सब लोगों को नेता कहते हैं कि भाई ये लोग तो मुफ्त के राशन के चक्कर में पड़े हैं, चमत्कार के चक्कर में पड़े हैं, तो इनको विज्ञान देने की क्या जरूरत है, इनको विशेष ज्ञान देने की क्या जरूरत है, इनको शिक्षा का स्रोत देने की क्या जरूरत है।
तभी इस देश में नेता की आदमकद मूर्ति 100-100, 200-200, 500 फीट की होती है और अस्पताल में बिस्तर नहीं होता। आज हमारे देश में डॉक्टरी की पढ़ाई की इतनी कमी है कि लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया लोग दे करके बच्चों का नाम लिखवाते हैं, क्योंकि जितने बच्चे इंटर में पास करते हैं बायोलॉजी लेकर के उतना विद्यालय में स्थान समाहित नहीं हो पाता है। इसलिए भाई पहले आओ पहले पाओ का पद्धति डॉक्टरी पढ़ाने वाले लोग आते हैं और लाखों करोड़ रुपये फीस लेते हैं और लोग देने को मजबूर है अपना किडनी उडनी बेच करके। मेरी भी एक बेटी डॉक्टर की पढ़ाई करती थी, मुझे भी इस बात का निजी अनुभव है क्योंकि उन लोगों को पता है कि यह देश कैसे लोगों का है। मैं अजय प्रेमलाल दीदी जैसे समझदार लोग और आप जैसे लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अपने अपने स्तर पर इस विषय पर चर्चा करें कि आखिर कोई आदमी इस देश को महान कैसे कह सकता है, जिस देश में चमत्कार के चक्कर में हम पागल हैं, जिस देश में हम भभूत के पीछे पागल हैं, जिस देश में उस पवित्र पानी के पीछे पागल हैं, उस जमीन के नीचे दफन हुए एक आप ही के जैसे लोगों के आदमी से हम चमत्कार की उम्मीद करते हैं। ऐसे मोर पंख से सर पर मार देने से हमारी सारी बलाएं खत्म हो जाएगी और हम एकदम फिर स्वस्थ हो जाएंगे। हमको कैंसर का इलाज कराने की जरूरत नहीं है और बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, मेरे ख्याल से आपको जानकारी ही नहीं होगी कि जो लोग दूसरे को चमत्कारी पानी पिलाते हैं वो खुद कैंसर का इलाज करवाने के लिए देश के सबसे नामी कैंसर अस्पताल में भर्ती होते हैं और वहां उनका इलाज होता है। मैं बात आज के एक सबसे बड़ा व्यवसायी बाबा के सबसे बड़े चेले की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इजाद किया था कि मेरे दवा खाइए और सारा बीमारी भगाइए। उनका खुद का इलाज देहरादून के सबसे बड़े मतलब एम्स कैंसर इंस्टीट्यूट में हुआ था। उन्होंने अपने चमत्कारी पानी और चमत्कारी बूटी से खुद का इलाज नहीं किया। इन सब विषयों पर आप सब लोग विचार करिए, तभी जाकर के मेरा भारत महान बनेगा और लोग आपके माइंड गेम से नहीं खेलेंगे। तभी आज खेड़ा का बखेड़ा की बात समझ में आएगी कि आखिर खेड़ा ऐसा बखेड़ा क्यों कर रहा है जिसको देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक के पिताजी का नाम पता नहीं है। यही तभी पता चलेगा जब पता चलेगा कि लोक दल में विपक्ष के नेता को यही पता नहीं है कि राष्ट्रपति होता है कि राष्ट्रपत्नी होता है। कोई उनको पता है आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे और इसका परिणाम क्या है। दो बातें परिणाम पर कर लो, आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं करूंगा। परिणाम यह है, आप जान लीजिए कि हम सब लोग, इस देश के लोग अपने अपने धर्मों के प्रति अडिग हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में 15-20 सरकारी स्कूल जो केजरीवाल के नेतृत्व में, जिसकी गुणगान केजरीवाल करता है कि बढ़िया स्कूल का मॉडल मैंने दिया है, वहां पर सत्य सनातन के टीका लगा करके जाने पर लड़कों की पिटाई होती है। स्कूल में परीक्षा देने पर लड़कियों की झुमका और मंगल टीका और सुहाग की निशानी को हटा करके बाहर विधवा जैसे अंदर आने का है, लेकिन अगर कोई बुर्का पहन करके जाएगी तो उसका सम्मान है, उनकी औकात नहीं है कि बुर्का उतरवा दे। स्कूल में मजार खुलेआम बन रहे हैं और स्कूल में आलिमी तालीम दी जा रही है किसी की हिम्मत, क्योंकि लोगों को यह सोचने का मौका नहीं, क्योंकि उनको 2 यूनिट फ्री मिला है और राशन मिल रहा है। राशन आप ही का पैसे का मिल रहा है, आपको पता नहीं है। अगर मुफ्त राशन हमको जरूरत नहीं है तो हमको देने की क्या जरूरत है। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूं और किसी तरह की सब्सिडी नहीं लेता हूं, लेकिन हमारे जैसे 2-4-5 लोग ही होंगे, बाकी सब लोग तो ले ही रहे हैं आज साल भर से। और अब मोदी जी अगर मुफ्त की राशन बंद कर दें तो उनकी सरकार गिर जाएगी, लोग वोट देना बंद कर देंगे, क्योंकि इस देश में जो चीज चल जाता है ना उसको बंद नहीं कर सकते। मोदी जी ने उस वक्त राशन का शुरुआत की, तो भाई कोरोना काल था, बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, कामधनी बंद हो गई थी, तो घर के गार्जियन होने के नाते, चाहे देश के एसटी अथॉरिटी होने के नाते, उनको देशवासियों की चिंता थी कि भाई इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, तो क्या होगा, उनका तो कमाई बंद हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम हैं और हम सरकार हैं और हम जन भावनाओं का कदर करते हैं, खुद ही गरीबी से निकले हैं तो इस बात की कदर करते हैं। उन्होंने राशन देना चालू किया। लेकिन अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब तो रोजगार चालू होगी, बिजनेस जो लोग रोजी रोटी करते थे चल गए। फिर इस मुफ्त राशन को लगातार करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मोदी जी यह बात जानते हैं कि आप बेवकूफ हैं और आपको अकल नहीं है। अगर बंद कर देंगे तो आप ही कहेंगे कि मैं तो 2024 में मोदी को वोट नहीं दूंगा, राशन बंद कर दिया।
लेकिन यह आप खुद से नहीं पूछेंगे कि यार राशन अब देने का मतलब क्या है, हम विकलांग थोड़ी हैं, हम तो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। आज तक राशन कहाँ मिल रहा था। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ उसका मैं जी प्रणाम, उसका मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ, मैं इसका गवाह हूँ। दिग्विजय सिंह से लोगों का विरोध होगा, लेकिन जो दिग्विजय सिंह को जानते हैं वो उनसे विरोध नहीं कर सकते। मैं पूरा डिटेल नहीं कहूंगा, नहीं तो उनके लिए राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत बढ़िया से जानता हूँ, बड़े नजदीक से जानता हूँ, और वो जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखते नहीं है, बस थोड़ा कहना ज्यादा समझना। खैर आगे बताता हूँ। दिग्विजय सिंह से हमारा बड़ा बढ़िया संबंध है, पुराना संबंध है। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो एक समस्या उनके सामने आई। वो समस्या आई पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की। एक प्रतिनिधिमंडल आया और बोला कि सर हमारे पास कोई रोजी रोजगार नहीं है, एमए बीए कर लिए हैं, हम मजदूरी नहीं कर सकते, क्या करें। दिग्विजय सिंह स्वयं भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अच्छे सामाजिक संपर्क के आदमी। उन्होंने कहा कि भाई लोगों को क्या किया जाए, सरकार के पास नौकरी है नहीं, और ये सब पढ़ लिख करके बेरोजगार घूमेंगे तो आवारा बनेंगे, क्या करें। तो उनको पूछे भाई क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि भाई रोजी रोटी के लिए हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। इस बात को बड़ा गंभीरता से सुनिएगा। अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हो तो एक काम करो, ट्यूशन ही पढ़ाओ, हम आपको मदद करेंगे। तो फिर शिक्षा मित्र नाम का एक नया शब्द इजाद हुआ। यह सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था। आप पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए। दिग्विजय सिंह का में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना ट्यूशन पढ़ाए, सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जाएगी तब तक जब तक आपका कोई रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं हो जाता। तो उन्होंने कुछ रकम 600 रुपया उस वक्त शुरू किया था। उस वक्त 600 रुपया के 6000 के बराबर था कि भाई ये 600 का रकम आपको मिल रहा है, आपके अपने पढ़ाई लिखाई के लिए परिवार को 500 रुपया दीजिए, 100 रुपये में अपना कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए और नौकरी पाइए। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा होने को हुआ। अब इन लोगों ने, जिन लोगों को एक अनुकंपा के रूप में दिया गया था, अब लोग इसको परमानेंट मांगने का आंदोलन करने लगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके धरना प्रदर्शन करने लगे कि हमको परमानेंट नौकरी दिया जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाई एक फौरी राहत के रूप में दी गई थी कि आप अपने पढ़ाई लिखाई करके खाली बैठे हैं, खाली घर शैतान का घर होता है। भाई आपको एक मदद कर रहे हैं, आप अपने परमानेंट काम के बड़े, हम इसी को परमानेंट करना चाहते हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। दिग्विजय सिंह परेशान। दिग्विजय सिंह तो एकदम पक्का जबान का क्षत्रिय आदमी, वो तो जबान के आगे जान दे देने वाले कौम ही है, उसको पीछे हटते नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कमिटमेंट थी नहीं, और इससे क्या होगा कि शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तो लोगों ने उनको सलाह दिया कि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपकी सरकार गिर जाए। अब सुन लीजिए दिग्विजय सिंह का प्रेम, राष्ट्र प्रेम और इंसानियत, समझ लीजिए। लोग आधा लोग उनके चरित्र को नहीं जानते होंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा तो कि क्या मैं वोट के लालच में शिक्षा को तहस नहस कर दूं। ये सारे के सारे अनपढ़ बेवकूफ लोग जो प्रधान जी से लिखवा के आए हैं कि मैं भी बेरोजगार हूं और ये पढ़ाने के नाम में मेरे से 600 ले रहे हैं, तो मैं इनको सीधा मास्टर बना दूं, फिर वो बीए एमएड और ये जो पात्रता है उसको मैं तक पर रख दूं, सिर्फ इसलिए कि ये लोग मेरे को वोट नहीं देंगे अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो। बोला हाँ सर आपको करना ही पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और कारण हुआ कि दिग्विजय सिंह की लोकप्रिय सरकार, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया था, सरकार गिर गई और आज तक मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय बाहर हो गए, हाशिए पर है। अभी भी मध्य प्रदेश के राजनीति में दिग्विजय का कोई योगदान नहीं। वो अपने काम के लिए, अपनी नीति के लिए, अपने एडवाइस के लिए कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष के दुलारे हैं। अभी राज्यसभा में है। उन्होंने कसम खाया था कि मैं 15-20 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, यदि इस पद लेने के लायक नहीं। वो अपने बात पर अड़े रहे। 10 साल तक कांग्रेस की शासन थी और कई बार उनको मंत्रिमंडल का ऑफर दिया गया, राज्यसभा का ऑफर दिया गया, लोकसभा का बल नहीं। मैंने बोला है कि 20 साल तक नहीं राजनीति पर रहूंगा तो नहीं रहूंगा, जिद पड़ा रहा ठाकुर। आज आपने सुना होगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र का हुआ और शिक्षा मित्र कहे कि हमको शिक्षा बना दीजिए। औरों की तो मैं नहीं कह सकता, मेरा अपने खुद के उदाहरण है। मेरे घर में 4-5 शिक्षा मित्र थे। इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट शिक्षक बनाने की जब बात आई तो हमारे घर में थोड़ी बहुत समझ है। मेरा भाई ब्रजेश, चूंकि वो वाकई में शिक्षक है, एमएससी में ठीक पोजीशन से एमएससी पास किया, 3rd पोजीशन लाया था, वो पात्रता का योग था।
लेकिन फिर भी उसने जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के लोग, ये पढ़ा पड़िए, जो भर्ती निकली थी उसमें वो फार्म भरा, उसके लिए बीए बीएड जो थी वो सब हुआ, और बाकी सारे लोगों ने फार्म नहीं भरा। बोला कि मेरे को परमानेंट की पात्रता नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि शिक्षा मित्र की पात्रता थी, अब नहीं है। लेकिन हर आदमी हमारे घर जैसा तो है नहीं, और हमारे घर और हमारे गांव और हमारे आजू बाजू के लोगों में जो शिक्षा मित्र, शिक्षा कर्मी और शिक्षा मित्र दो पद उन्होंने, हाँ ये मालूम है मुझे। तो जिस तरह के लोग शिक्षा मित्र बनाए गए थे प्रधान जी के अनुकंपा से, उससे शिक्षा का कितना स्तर था यह मैं जानता हूं। लेकिन भला हो योगी आदित्यनाथ उस वक्त आ गए थे और उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्र में जो पात्र लोग हैं उन लोगों की पात्रता परीक्षा की जाए, उनकी भरपूर ट्रेनिंग दी जाए, और जो योग्य लोग हैं उन्हीं को भर्ती किया जाए। इसके वजह से वो बड़ा मतलब पता चला कि योगी की सरकार एक बार हिल जाएगी। लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं, वो भी मतलब अब आप कोई दो पंडित मेरे को सुन रहे हैं, वो इस बात को मत कहें कि भाई मैं वही दिग्विजय वाला ठाकुर माइंड और योगी को ठाकुर माइंड कह रहा हूं। निर्णय लेने की क्षमता तो उनकी वही थी, उन्होंने बोला नहीं ये पात्रता नहीं, पास करोगे तो नहीं होगा। मैं यही आपसे बात, मैं शिक्षा मित्र पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं भारत के लोगों पर चर्चा कर रहा हूं कि भाई आपको अपने भले की ध्यान नहीं है, आप चमत्कार के पीछे, बेकार के पीछे, मुफ्त के पीछे भगते रहते हैं। कब तक आपका देश, आपका सर्वाइवल चलेगा? लोगों को या कोई बताने वाला है नहीं कि भाई देखो आप बैसाखी के सहारे चल सकते हैं, दौड़ नहीं सकते, और गोल पोस्ट को दौड़ के प्राप्त किया जाता है, चल के नहीं। आप जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक आप रनर नहीं होंगे तो विनर नहीं हो सकते। और रनर बैसाखी से नहीं हुआ सकता, बैसाखी से चला जा सकता है, रेंगा जा सकता है। तो आप अपने लाइफ को रेंगते हुए देखना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए रेंगता हुआ लाइफ। मैं चाहता हूं मेहनत से काम करना, और यह देश के राजनीति मजबूर आपकी वजह से है। मैं नेताओं को दोष नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल विनम्रता से आप लोगों से बिना क्षमा मांगे हुए कह रहा हूं कि मैं किसी नेता को दोष नहीं दूंगा। क्योंकि उदाहरण है कि अगर नेता कोई चीज परिस्थिति जन्य दे रहा है और उसको वापस लेगा तो आप उस पर उसका विरोध कर देंगे और वोट नहीं देंगे। आपको समझने की शक्ति नहीं है। मैं वो मुफ्त वाले राशन की बात कहा ना कि 24 तक मोदी जी बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे बंद कर देंगे सरकार गिर जाएगी। शिक्षा मित्र में अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह की सरकार गिर गई थी। यह सब चीजें होती रहती हैं। और हमारे देश में विपक्ष वो तो है ही नहीं है। विपक्ष को तो अगर मुझ जैसा आदमी, अतोशक्ति होगी, अगर मुझ जैसा आदमी 15 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला ही निर्णय ले कि देश में जितने विपक्ष हैं इन सब लोगों को जेल में बंद कर दो, मुंह पर टेप लगा दो, बकवास करने पर प्रतिबंध लगा दो। मैं यह क्यों कह रहा हूं? देश में विपक्ष आवाज है, लेकिन कौन सा विपक्ष? यहां इस देश में विपक्ष क्या कर रहा है पहले सुन लीजिए। एक नेहा सिंह राठौर लड़की गा रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को किस आदमी ने यह बुद्धि दिया कि नेहा पर एफआईआर करवाया जाए। आप उस लड़की को नेता बना रहे हैं और अपने विरुद्ध लोगों को लामबंद होने का मौका दे रहे हैं। कई बार होता है कि अधिकारी अपना दाव निकालने के लिए, मुख्यमंत्री से नाराजगी के लिए कुछ ऐसे मौका लोगों को दे देता है जिससे सरकार की बदनामी हो। मैं बड़ा विनम्रता से कह रहा हूं कि एक बड़े ओहदेदार पर मुख्यमंत्री के थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से बहुत कुछ मांगा था, मुख्यमंत्री को नहीं दिए। साजिशतन उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय ब्राह्मण और ब्राह्मण विरोध का माहौल तैयार कर दिया था। इतना ज्यादा ब्राह्मण विरोध का उत्तर प्रदेश में माहौल बन गया था कि योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पाना पड़ा और कांग्रेस से एक नकारा निकाला हुआ अतीत ब्राह्मण को बुलाना पड़ा, जिसको पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया। मैं कांग्रेस में था, बहुत महसूस को जानता हूं। इतना योगी डर गए थे ब्राह्मण विरोध के स्लोगन पर कि वो अरे गहरे नथु खरे से ब्राह्मणों को भी बुला करके ऊंची कुर्सी दिए, ताकि ब्राह्मण लोगों को पता चले कि भाई ये सरकार ब्राह्मण विरोधी नहीं है। वही सिलसिलेवार तरीका आज चल रहा है। मैं नेहा की बात से करने से पहले उस कानपुर के घटना पर बात कर लेता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से बहुतों को परेशानी है। बहुत बड़े बड़े लोगों की जमीन और घमंड जमींदोज हुई है बुलडोजर के माध्यम से। उस बुलडोजर का प्रकोप इतना था कि बड़े बड़े अफसर, नेता, बड़े लोग उससे खौफ खा रहे हैं।
कईयों को यह डर बना है कि कब बुलडोजर के मुंह मेरे तरफ घूम जाए, तो हर आदमी बुलडोजर के टैंकी में पानी डालना चाहता है ताकि ना चले, यह सबको पता है। बुलडोजर से एक पंडित जी का घर गिरा, पूजा स्थल अवैध कब्जा किए थे, क्योंकि बुलडोजर किसी वैध जमीन पर नहीं गिरा है और किसी वैध नागरिक पर नहीं चला है, यह सत्य है। अब हमको बताया जाए कि बुलडोजर के चलने से आग कहां लगती है। यह कोई विपक्ष का नेता नहीं पूछ रहा है कि भाई वो दीक्षित जी के शरीर में आग लगा तो क्या पुलिस ने आग लगाया, और अगर बुलडोजर चलने से आग कहां लगती है, मतलब किसी आदमी ने पंडित जी को आग लगाने के लिए या तो प्रेरित किया, या पंडित जी बुलडोजर को रुकवाने के लिए स्वतः आत्मदाह किए, देह पर आग लगाए और बुलडोजर के सामने आ गए। अगर बुलडोजर देह पर चढ़ जाती तो पंडित जी खड़ा होकर के बयान देने की स्थिति में होते। ये मतलब ये विपक्ष आम भारतीय भी कोई नहीं ये प्रश्न पूछ रहा है। मेरे पास भी, मैं लखनऊ में था, अभी लखनऊ से लौटा के एक मेंबर बहुत बड़ा अफसर, उनका नाम नहीं लूंगा, मतलब टॉप लेवल पे है, बोला राकेश यार एक चीज बताओ, तुम क्षत्रिय ब्राह्मण मत करना। मैं बोला देखो पंडित जी उल्टा मत बोलो, क्षत्रिय ब्राह्मण आप करते हो। बता यार, एक गरीब ब्राह्मण पर बुलडोजर चढ़ा दिया। हमें पंडित जी काम करो, मेरी छोटी सी गाड़ी है, मेरा टायर के नीचे एक बार चढ़ा कर देखता हूँ कि उसके बाद तुम बतियाओगे। अब आ गए ना ठाकुर पने पर। मैं बोला यार आईएएस तुमको किसने बनाया, मेरी छोटी सी गाड़ी है, बुलडोजर से चौथाई वजन भी नहीं होगा उसका। एक बार पहिया के नीचे आओ ना, एक बार चढ़ाता हूं तुम पर, उसके बाद देखते हैं तो बतिया पाओगे। बोले यार राकेश तेरे बात में दम है यार, ये तो साला दिमाग में नहीं आया था। मैं बोला बुलडोजर बहुत बड़ी होती है, मेरे पहिए के नीचे आओ एक बारी और उसके बाद खड़ा होकर मेरे से बतियाओ। वो पंडित जी बयान दे रहे हैं, पूरा विपक्ष उसको उस वीडियो को ट्वीट कर रहा है। पंडित जी पर बुलडोजर चढ़ गई होती तो जिंदा होते दीक्षित जी, खड़ा होकर बात कर रहे होते। दूसरा बात, बुलडोजर के चलने से आग कहां निकलती है, बुलडोजर के किस तरफ से आग लगते है, पंडित जी झुलस गए। बोला राकेश यार योगी आदित्यनाथ तुमको अपने मंत्रिमंडल क्यों नहीं लेते। मैं बोला ये तुम अफसर हो, कभी मिले तो कहा देना कि एक आदमी ऐसा तार्किक बात कह रहा था, चर्चा कर देना। ठंडा के हंसने लगे क्योंकि उनके पास और कोई बात नहीं था, 5-7 दिन और बैठे थे, सोचते यार कहीं बढ़िया बात ना जा रहा हो। मित्रों यह कोई नहीं सुन रहा है। आज सारे लोग नेहा के बकवास पर, नेहा के बात पर चर्चा कर रहे हैं और योगी जी एक मौका दे दिया। मैं विपक्ष की गिरती स्तर पर बात कर रहा हूं। एक भी विपक्षी नेता यह नहीं पूछा कि देखिए बुलडोजर चलना बड़ा गलत बात है, लेकिन क्या बुलडोजर गलत जमीन पर चली है, क्या बुलडोजर से आग निकली है जिससे पंडित जी को झुलस गए हैं, और क्या बुलडोजर शरीर पर चढ़ जाने के बाद पंडित जी जिंदा रह गए हैं। तो ये बुलडोजर कौन से फोम की कंपनी की बनी हुई थी भाई, और पंडित जी कौन से पाषाण से बने हुए थे कि शरीर पर बुलडोजर चढ़ गई तब भी पंडित जी जिंदा है। और विपक्ष अखिलेश ने ट्वीट किया है कि दीक्षित परिवार को बुलडोजर से रोकते हुए योगी की पुलिस, डीएम परेशान। उस डीएम को मैं जानता हूं, बहुत बढ़िया आदमी है, मैं व्यक्तिगत भी मिला, हम लोग पहले और जगह था दिल्ली में, जब सचिवालय में था तब भी मैं जानता हूं खूब बढ़िया से। वो इतना संवेदनशील आदमी नहीं है कि खड़ा होकर के बुलडोजर चलवा देगा। अब विपक्ष के नेता, आम लोगों को तो पता नहीं है, जहां बुलडोजर चलता है वहां डीएम स्तर का आदमी रहता नहीं है, कानून में है, और डीएम को जिला मुख्यालय से आदेश देना होता है, वो पुलिस खड़ी रहती है, डंडा से पीट करके हटाकर तुमको बुलडोजर चलवा देती है। तो मतलब विपक्ष के नेताओं को तो है भाई, कोई ऐसा माहौल मिले जिससे सरकार को बदनाम करने का मौका मिले, वो उसी के पीछे आ जाती है, तर्क से बात नहीं करती। यही बात भाजपा भी करती है, यही बात कांग्रेस भी करती है। मतलब राजनीति में हमारे यहाँ भाजपा, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, कई बार कहते हैं यार राकेश कई बार बोलते हो तो समझ में नहीं आती तुम्हारी बात। कहते हो कि इस देश में ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, बसपा है, इस देश में सत्ता और विपक्ष है। मैं उनको कहता हूं कि बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपको उदाहरण दे देता हूं, एफडीआई मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राहुल गांधी का विदेश में पैसे को एफडीआई के माध्यम से लाने की साजिश है, हम इसको नहीं चलने देंगे। अडवाणी जी और सुषमा जी का पुरजोर बात है, क्योंकि तब मोदी जी तो गुजरात में थे और गुजरात से भी बोलते थे, कई वीडियो उनके हैं, और लोगों को लगा कि यार तो भाजपा वाले कह रहे हैं ये सही में राहुल गांधी का पैसा इनडायरेक्ट लाने का माध्यम है। तब 50%, 49% एफडीआई था। जब भाजपा आई तो 100% एफडीआई कर दी। तब किसका पैसा आया ये कोई नहीं पूछा।
या कृषि बिल जिस पर दिल्ली का दिल बंद कर दिया गया था कई महीने तक, यह बिल भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई, पूरा बिल, लेकिन कोई विपक्ष का नेता यह बताया कि जो कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही थी, किसानों के हत्यारी सरकार घोषित कर रही थी, यह बिल अक्षरशः कांग्रेस के टाइम की है। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। इस बिल में फुल स्टॉप और कामा तक भी नहीं बदला है। बिल वही टेबल पड़ी थी कांग्रेस जमाने में। चूंकि जो चीज पार्लियामेंट में चली जाती है वो पार्लियामेंट की संपत्ति होती है, वो कांग्रेस भाजपा की नहीं होती। जो सरकार बाद में आएगी उसको उस पर एक्ट करना होता है, या तो कैंसिल करे या उसको रखे। तो नरेंद्र सिंह तोमर को मजबूरी थी उस बिल को ही इंट्रोड्यूस करना था, वही बिल जिसको शरद पवार बनाए थे और कांग्रेस लाई थी, और वही बिल का शरद पवार विरोध कर रहे थे जिनका बनाया हुआ बिल था। बल्कि उस बिल में शरद पवार 2 कदम आगे बढ़ के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखे थे उसके बेनिफिट बताने के लिए। यह मंत्री ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन एक चीज बताइए कि कौन इस बात को पूछ रहा है कि भाई बिल तो मनमोहन सिंह के टाइम में आई थी तो बढ़िया थी, यहां तक गलत था। यह चीज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनको पता है कि आप सब लोग एक चमत्कारी च्यवनप्राश के पीछे भागने वाले लोग हैं, अपना भला बुरा सोचने वाले लोग नहीं हैं। आपसे प्रार्थना है कि कृपया सोचिएगा जरूर, क्योंकि अंत में नुकसान आप ही का है, और आप अपना नुकसान नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। मैं तो यह नहीं कहूंगा कि 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। मैं तो कहूंगा कि 100 में 100 सोच से है परेशान, तो मैं कैसे कहूं मेरा भारत महान। जय हिंद, वंदे मातरम।